नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट है 15 प्रैक्टिस सेट उसमें दिए गए हैं। तो इसी में से हम लोगों ने क्या किया है कि इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं वह यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इन 30 प्रश्नों को आप करने के बाद आप इतना ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ, इन प्रश्नों में कुछ दम है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके एग्ज़ाम के बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, जितने हो सके उतने प्रश्नों से होकर गुजरना है आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम समय में हम लोग 30 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। तो भारत में जो पहली आर्थिक नीति अपनाई गई थी वह अपनाई गई थी सन 1991। मतलब का आपका जो ऑप्शन बी है वह यहाँ पर सही हो जाएगा 1991। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब नई आर्थिक नीति भारत के द्वारा अपनाई गई थी तब जो प्रधानमंत्री थे वह थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन्होंने यह पुस्तक 1934 में लिखी थी। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1974 से लगाकर आपका 1978 तक था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, आप सभी जानते होंगे 2017 में भारत में जीएसटी करवाया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फसल बीमा योजनाओं में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ फसल बीमा योजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर दिए गए हैं, उनके सन दिए गए हैं कि कब वह लागू हुई थी। तो इसमें से एक विकल्प जो रहेगा वह आपका सही नहीं रहेगा, तो उसी को आपको सही चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में जैसा कि दिया गया है व्यापक फसल बीमा योजना, तो व्यापक फसल बीमा योजना यही आपका बिल्कुल इनकरेक्ट दिया गया है, तो वही इनकरेक्ट पहचानना था। तो आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह 2015 में ना होकर कब स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा 1985 में, 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी। बाकी जो बी, सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं यह तीनों आपके सही मिलान हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि जब घाटा ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, धन को अधिक संचय या अधिक बचत करते हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट किसका था, यह जो स्टेटमेंट दिया था, तर्क जो दिया था वह किसका था, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो ने यह तर्क दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इनका नाम डेविड रिकार्डो। अगला प्रश्न है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक होता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आय की असमानता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आय असमानता को मापने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो गिनी गुणांक है इसको सन 1912 में, मतलब कि 1920 में, ठीक है, इटली के सांख्यिकीय एक थे कोरेडो गिनी, इन्होंने ही इसको विकसित किया था। कब, 1912 में। और नाम ध्यान रखना है, उन्हीं के नाम से इसका नाम गिनी गुणांक पड़ गया है। ठीक है, अब इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह बी होगा, आय असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग जो हैं यह हरित क्रांति के जनक हैं। कौन, नॉर्मन बोरलॉग। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि यह किस देश के हैं यह बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से रहने वाले हैं, इस देश के रहने वाले हैं। कौन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दिया जाए कि हरित क्रांति आप सभी जानते भी होंगे कब स्टार्ट की गई थी।
तो स्टार्ट की गई थी 1966 में। 1966 में भारत में हरित क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में स्टॉक मार्केट के लिए जो एजेंसी जिम्मेदार है वह है सेबी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेबी जो है इसके लिए जिम्मेदार है, स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, अब सेबी की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, हुई थी 1988 में। ठीक है, कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह वैधानिक निकाय कब बना था, यह भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1992 में यह वैधानिक निकाय बना था। ठीक है, 1988 आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद जो है इसमें बताना है कि कितने टोटल सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए 33 सदस्य होते हैं टोटल जीएसटी परिषद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि भारत के वित्त मंत्री, संघ के राजस्व या वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यों के जो वित्त और कराधान मंत्री होते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा जो नामित किए जाते हैं, वह सभी इसके सदस्य होते हैं। टोटल इसमें 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारत की नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से क्या संबंधित है आप सभी जानते होंगे। आसान प्रश्न है लेकिन यह जानना जरूरी है। जितनी भी क्रांतियां हैं और वह किससे संबंधित हैं, यह सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन, मतलब कि मछली पालन से संबंधित है क्या? नीली क्रांति। ठीक है, बाकी जो शेष अन्य क्रांतियां हैं वह सभी आपके सामने रखने जा रहे हैं। जैसे कि आपका होता है काली क्रांति, तो ध्यान रखिएगा काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति की यदि बात की जाए तो वह जूट उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति की बात की जाए तो वह डेयरी दूध उत्पादन से संबंधित है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? कौन सी गोल क्रांति किससे संबंधित है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो भारत में जो टोटल 8 कोर सेक्टर हैं, बताना है कि इसमें किसे शामिल नहीं किया गया है। तो 8 कोर सेक्टर में से इनमें से शामिल नहीं किया गया है वह है रसायन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रसायन को उसमें शामिल नहीं किया गया है। अब जो 8 मुख्य कोर या क्षेत्र माने जाते हैं वह आप ध्यान रखिएगा, रिफाइनरी उत्पादन, बिजली, स्टील, कोयला, ठीक है, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, यह सभी 8 कोर क्षेत्र हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो रसायन को आप सही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति 1991 में वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो जब नई औद्योगिक नीति आई थी उस समय वित्त मंत्री का नाम बताना है कौन थे। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री का नाम देखा था, तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि उन वित्त मंत्री का क्या नाम है जिनके समय नई औद्योगिक नीति 1991 आई थी। तो उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, सही उत्तर होगा मनमोहन सिंह। नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री थे भारत के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है, तो कौन सा अप्रत्यक्ष कर है यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, बाकी की यदि बात करें आपका निगम कर, संपत्ति कर और उपहार कर, यह सभी कैसे कर हैं? प्रत्यक्ष कर हैं। और अप्रत्यक्ष कर के और उदाहरण एग्जाम्पल दिए जाएं तो जैसे कि आपका सी ऑप्शन में सीमा शुल्क हो गया, ठीक है, बिक्री कर यह भी आपका अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन शुल्क जो लगता है वह भी आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह कुछ अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महान नोबिस मॉडल आधारित था। तो ध्यान रखिएगा किस पंचवर्षीय पर महान नोबिस आधार था, किस पंचवर्षीय का? तो महान नोबिस जो आधार था वह था दूसरी पंचवर्षीय का। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1960 तक चली थी। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है?
तो बैंकिंग सुधार समिति को जाना जाता है नरसिंघम समिति के नाम से। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा नरसिंघम समिति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नरसिंघम समिति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा, और यदि नहीं पता है तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह कब किया गया था यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, या ऐसे कह लें कि सबसे पहला जो बैंक हुआ था वह कौन सा था, ध्यान रखिएगा, वह था बैंक ऑफ कोलकाता या बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना की गई थी 1806 में। ठीक है, कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक है, बाकी 2 बैंक और थे, तो तीनों को मिला करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो टोटल भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद टोटल 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, और 3 बार वो कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा। जो सबसे पहला भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया वह 1949 में, मतलब कि 1949 में किया गया। दूसरी बार जो किया गया वह 1966 में, मतलब 1966 में किया गया। और लास्ट जो किया गया वह किया गया 1991 में, मतलब कि 1991 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में वैट कब से लागू है। तो वैट जो एक टैक्स था वह कब से लागू है या कब लागू हुआ बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 अप्रैल 2005। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू हुआ। ठीक है, वैट एक कैसा कर है, कैसा टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं। तो जीएसटी दरें कौन सी हैं इसमें बताना है। आप सभी को पता होगा 5 प्रकार की जीएसटी दरें लगती हैं, तो उन्हीं के प्रकार बताने हैं कि कितने प्रकार की जीएसटी दरें लगती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 0%, 5%, 12% और 18%, 28%, ये 5 प्रकार की जीएसटी दरें हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है वह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि बजट से 1 दिन पहले यह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में बैंकों का जो प्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था वह किया गया था 19 जुलाई 1969 को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 19 जुलाई 1969 को टोटल 14 निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब यह पहली बार 14 बैंकों का हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत में दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, वह 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1980 में हुआ था। तो पहली बार कब हुआ था, 1969 में, और दूसरी बार 1980 में। और पहली बार टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दूसरी बार में टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ था। तो यह कोड कब लागू किया गया था यह बताना है, किस सन में लागू हुआ था। 2016 में यह लागू हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2016 में यह लागू हुआ था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के तहत इसको लागू किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वह थे प्रणब मुखर्जी दा। ठीक है, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो विदेश व्यापार नीति को कौन हैंडल करता है, कौन सा मंत्रालय,
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यह विदेश व्यापार नीति से संबंधित मंत्रालय है। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने पिछले प्रश्नों में देख लिया है कि नई औद्योगिक नीति जो लागू हुई थी वो आप सभी को पता है 1991 में लागू की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस जो या मंत्रालय है या इसका जो विदेश व्यापार महानिदेशक है इसका गठन 1991 में ही हुआ था। ठीक है, जो विदेश व्यापार नीति है यह 1991 में ही पहली बार आई थी विदेश व्यापार महानिदेशक के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। आप सभी जानते होंगे जो 1 रुपये का नोट रहता है उस पर केंद्रीय वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, मंत्री नहीं सचिव के, तो केंद्रीय वित्त सचिव के 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय वित्त सचिव। अब मंत्री और सचिव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सचिव के द्वारा ही ध्यान रखना कि 1 रुपये के नोट पर साइन किए जाते हैं केंद्रीय वित्त सचिव के द्वारा। बाकी की जो नोटें रहती हैं, बाकी की जो मुद्रा रहती है वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा था। तो सबसे बड़ा जो आज़ादी के बाद कर सुधार था वह था वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर भारत के जो उस समय वर्तमान राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा 1 जुलाई 2017 को यह जीएसटी लाया गया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 में लाया गया या आरंभ किया गया। देखिए, जीएसटी 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक केंद्रीय जीएसटी रहता है और एक राज्य जीएसटी रहता है। और यह जो जीएसटी लागू किया गया यह संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया या स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा कौन से संविधान संशोधन के तहत 101वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। और जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जीएसटी कब आया? 2017 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इस प्रश्न में आप लोग जो है स्टार बना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना या इसका विचार किस पंचवर्षीय में दिया गया था। यह प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान रखना है जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, मतलब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना दी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना का यदि मुख्य उद्देश्य पूछा जाए क्या था, तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था भारी उद्योगों पर अधिक बल देना। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि औद्योगिकीकरण इसका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, और इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना या प्रकल्पना दी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1956 से 61 तक। ठीक है, या 60 तक। 1956 से 61 तक इसका टाइम पीरियड था। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न है कि पीडीएस का पूर्ण रूप क्या होगा। पीडीएस का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो गांव एवं शहरी क्षेत्रों की जो रियायती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं होती हैं उनको यह उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यह ऐसा एक प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। तो यह जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो लागू हुई थी वह 1998-99 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1998-1999। ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि पूछा जाए किस समिति के तहत, तो आरवी गुप्ता समिति के तहत। जैसा कि आपको पता है आरवी गुप्ता समिति के तहत इसको लाया गया। ठीक है, और इसको संशोधित कब किया गया था? ध्यान रखिए 2012 में टीएम भसीन की अध्यक्षता में एक कार्यदल द्वारा इसको संशोधित भी किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति जो कि 1991 में शुरू हुई और 2003 तक चली थी, तो यह बागवानी और शहद के से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1991 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और यदि पूछा जाए स्वर्ण क्रांति के जनक कौन थे, तो तुतुज का नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था निरपख तुतुज। ठीक है, और यदि बात की जाए गोल्डन फाइबर क्रांति एक रहता है, वह किससे संबंधित है? यह स्वर्ण क्रांति यह जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है,
दोस्तों आप सभी के समक्ष यह 30 प्रश्न रखे गए, जो कि अंकित भाटी सर के जो प्रैक्टिस सेट है उससे बिल्कुल निचोड़ निकाला गया, और 30 प्रश्न आपके सामने अर्थशास्त्र के या इकोनॉमिक्स के रखे गए, जो कि आपके आगामी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।